Hello everyone. So these are the topics that we will be discussing today and ये 31 मार्च का है और उसके बाद हम एडिटोरियल और प्रीलिम्स बाइट भी पढ़ेंगे। पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट क्या है? ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, हरासमेंट, पोर्नोग्राफी। तो ये न्यूज है कि एक आदमी जिसे रेप के लिए एक्यूज किया गया था जब वो 18 साल का था और जिस लड़की के साथ उसका एक रिलेशनशिप था जिसमें दोनों की मंजूरी थी और वो लड़की उस वक्त 17 साल की थी, लेकिन बाद में उस लड़की ने उस आदमी को रेप के लिए एक्यूज किया और उसे बोला गया कि उसके साथ रेप हुआ है लड़की के साथ। सो ट्रायल कोर्ट ने इस आदमी को गिल्टी मानकर 10 साल की सजा सुनाई थी, पॉक्सो एक्ट इन 2019। और जब ट्रायल कोर्ट को यह भी बताया गया था पहले कि वो लड़की जो है उस लड़की ने बोला था कि हम दोनों के बीच में कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, उसके बावजूद ये गिल्टी पाया गया इस आदमी को। एंड फिर ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, जब मद्रास हाई कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए कि लड़की ने भी माना है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप था। तो ये एक स्टैंड, एक क्लैरिटी चाहिए इस लॉ पे कि माइनर्स को पनिश करने का क्या रूल है अंडर दी पॉक्सो एक्ट फॉर दी कंसेंशुअल सेक्स। सो ये न्यूज जो है ये इसमें और भी अपडेट्स आएंगे। ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है क्या? It was established to protect the children against offenses like sexual abuse, harassment, pornography। और 2019 में अमेंडमेंट बिल पास हुआ है फॉर लेविंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट टू कर्ब चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसमें फाइन लेवी की जाएंगे, इम्प्रिजनमेंट भी है ताकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कम किया जा सके, बंद किया जा सके इनफैक्ट। एंड ये जो बिल है इसमें क्या अमेंड करने का बोला गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाने की बहुत जरूरत है जिसमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जा सके जो भी ऑफेंसेस होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, हरासमेंट के, पोर्नोग्राफी के। और उसके साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो जुडिशियल प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है उसको सेफगार्ड करने की बहुत जरूरत है बाय इनकॉर्पोरेटिंग चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जो भी प्रोसेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है और स्पीडी ट्रायल करने की ज्यादा जल्दी से जल्दी जरूरत है ताकि बच्चों के इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर कुछ असर ना पड़े और वो बहुत हेल्दी रहें और बच्चे रहें और अच्छे से रहें। रिसर्चर्स फाइंड न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज। सो एक न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज मिली है जिसको नाकाडुबा सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन बोला जा रहा है, जिसको नाम दिया है। और ये कहाँ पाया जाता है? सो साउथ ईस्टर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया, समोआ, इंडिया एंड श्रीलंका में। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऑल इंडियन रिसर्च टीम जो है वेस्टर्न घाट से उसके द्वारा डिस्कवर की गई है बटरफ्लाई स्पीशीज। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। सो ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस क्या है? ये 2 नवंबर 2011 में इस्तांबुल में इसे फाउंड किया गया था टर्की द्वारा टू एड्रेस द शेयर्ड चैलेंजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड इट्स नेबर्स एंड रीजनल पार्टनर्स। ये एक इनिशिएटिव है अफगानिस्तान एंड टर्की का ताकि वहां के जो भी चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान के और जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और उनके नेबर्स के, रीजनल पार्टनर्स के, जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन किया जा सके और सबकी जरूरतों का ख्याल रखा जा सके ताकि एक वहां पे पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे प्रमोट किया जाता है रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन सेंटर्ड ऑन अफगानिस्तान, ठीक है, थ्रू डायलॉग एंड सेट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। सो की पॉइंट्स क्या है कि ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है जो अभी अटेंड किया गया था बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके साथ और भी फॉरेन मिनिस्टर से 15 कंट्रीज से, तो उन्होंने बोला है कि एक डबल पीस की जरूरत है ताकि जो इनसाइड अफगानिस्तान है और उनके जो आसपास के रीजन्स है, ठीक है, अंदर जो भी चल रहा है वो वहां पे सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस का। और मिस्टर जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये भी बोला है
कि जो भी वायलेंस है अगेंस्ट सिविलियंस इन दी अफगानिस्तान उसको कम करने की जरूरत है, और कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन फाइटर्स की अफगानिस्तान में बहुत जरूरत है, ताकि जो भी ग्रेव कंसर्न है उनको हम सॉल्व कर सके और एक परमानेंट जो सीज फायर है उसे इंश्योर किया जा सके अफगानिस्तान में, वहां पे पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। सो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो थी उसमें कौन कौन आता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान एंड यूएई। एंड डी फैक्टो सेक्रेटेरिएट इनका है डायरेक्टरेट जनरल फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान। एंड जो ज्योग्राफिकल एरिया है कवरिंग द 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वो इज डिफाइंड एज द हार्ट ऑफ एशिया रीजन्स, और ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स है इन द वर्ल्ड जहां पे कलेक्टिव ज्योग्राफिकल एरिया को देखा जाता है कवरिंग अराउंड 27% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। ओके, 2020 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ये सबमिट की गई है टू द यूएस कांग्रेस बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो भी हरासमेंट और डिटेंशन हो रहे हैं जर्नलिस्ट के, वो जो भी रिपोर्टिंग होती है सोशल मीडिया पर और जो भी वो काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा हरासमेंट हो रहा है, और ये कंटिन्यू होता जा रहा है, जबकि यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, जबकि वो ग्रांट किया जाता है सिटीजन्स को, स्टिल ये हरासमेंट एंड डिटेंशन हो रहे हैं जर्नलिस्ट के, विच इज नॉट गुड फॉर दी एक डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड और एक ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की है फॉर यूजर डेटा फ्रॉम इंटरनेट कंपनीज, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। जैसे एक डेटा दिया हुआ है कि 2019 में कितने डेटा रिक्वेस्ट आए थे? 49,382, और जो कि 32% इंक्रीज देखा गया है फ्रॉम 2018। ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है हर साल टू द यूएस कांग्रेस, एंड इट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव एंड कंटेन्स अ कंट्री वाइड डिस्कशन ऑफ द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंडिया डज नॉट शाइन ओनली when only some gleam। इंडिया यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी इनइक्वालिटीज है इंडिया में, एंड प्री पेंडेमिक एरा में क्या था और पोस्ट पेंडेमिक एरा में क्या है, तो इनइक्वालिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या डेटा शो किया गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 94th पोजीशन पर है अमंगेस्ट 107 कंट्रीज। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखें तो इंडिया का जो पोजीशन है इट इज 144th, मतलब इंडिया में बहुत ही कम लोग जो है वो खुश हैं। इंडियन सिटीजन्स आर अमंगस्ट द लीस्ट हैप्पी इन द वर्ल्ड। ये जो पेंडेमिक आया है इसने काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो है कंट्री की इकोनॉमी में वो दिखाया गया है कि ये जो इकोनॉमी है और इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, ये सबके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो रिच और पुअर में इनकम डिवाइड है, जो हेल्थ डिवाइड है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा है और इसको कम करने की जरूरत है। पेंडेमिक से पहले जो भी स्ट्रक्चर था उसके बाद हमें पता चला पेंडेमिक के बाद कि जो रिच थे उनको पेंडेमिक में ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ है, और इनफैक्ट दे हैव गॉट रिचर, और जो पुअर है उनका बहुत ही ज्यादा उनकी इनकम पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि उनके सारे सोर्सेस छिन गए उनसे इनकम के, उनकी हेल्थ पे बहुत असर हुआ, उन्हें सही से फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कराई गई, और यहाँ पर रिच जो थे वो बैठे बैठे पैसे कमा रहे थे। एक रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा, जहां पे इंडिया का स्टॉक मार्केट जो था वो बढ़ रहा था पेंडेमिक के दौरान भी, और जो अमीर थे वो अमीर और होते गए, उन्हें कोई असर नहीं पड़ा है पेंडेमिक का। लेकिन जो पुअर थे वो बोला जा रहा है कि उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 75 मिलियन, एंड ये 60% जो है ग्लोबल इंक्रीज का पॉवर्टी में वो है।
सो 60% जो इंक्रीज है गरीबी में वो इंडिया का उसमें शेयर है। और एक यहाँ पर जरूरत है कि एक न्यू आर्किटेक्चर बनाया जाए ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि ये हर किसी को इक्वली ट्रीट करे एंड टू क्रिएट बेटर लाइव्स फॉर द मेजॉरिटी इन इंडिया। क्योंकि अमीर जो संख्या है अमीर लोगों की वो बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, और जो गरीबों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। एंड पेंडेमिक ने ये रिवील किया है कि जो ओल्ड इकोनॉमी है दैट वाज नॉट फिट और गुड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स और जो स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स थे उनके। सो ये जो ईज ऑफ लिविंग है ये हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है फॉर कैपिटल्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सजेशन है कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है टू क्रिएट मोर इनकम फॉर इट्स बिलियन प्लस सिटीजन्स, और जब तक इनकम सबकी इंक्रीज नहीं होगी तब तक इंडिया का जो ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ जो है वो नहीं देखने को मिलेगा एंड इंडिया एक पुअर कंट्री रहेगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। और ये देखना जरूरी नहीं कि जीडीपी कितना बढ़ रहा है, लेकिन हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हर एक इंसान की ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है। जीडीपी का रेशो नहीं डिसाइड कर सकता है कि कितनी गरीबी है कितनी नहीं है। सो एक ऐसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है जिससे सबकी इनकम इंक्रीज हो और सबका जो इनइक्वालिटी डिवाइड है हमारी कंट्री में उसको हम मिनिमाइज कर सके। एंड ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट मस्ट बी नो लॉन्गर एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में भी इस ग्रोथ का कोई असर नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी इतना ज्यादा है, हमें दिख रहा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं एवलांच आ रहा है, कहीं पर कुछ भी, मतलब सारी जगह पर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है हमें। तो हमें एनवायरमेंट की भी रक्षा करने की जरूरत है। जीडीपी जो है इट डज नॉट अकाउंट फॉर वाइटल एनवायरमेंटल एंड सोशल कंडीशंस, जिससे कि जो ह्यूमन का वेलबींग है और जो सस्टेनेबिलिटी है प्लैनेट की, सो इस पे असर ना पड़े। जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक सेक्टर पे अच्छा असर है या सब कुछ सही चल रहा है। सो इंडिया को एक ब्रॉडर प्रोग्रेस मेजर को अडॉप्ट करने की जरूरत है जिसमें इन सारी चीजों का ख्याल रखा जा सके। जब इसलिए ये एडिटोरियल में बताया गया है कि जब कुछ लोग जब शाइन करेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया शाइन करेगा। इंडिया में बहुत लोग हैं और सबकी जरूरतें अलग हैं, उनके सारे डिमांड्स अलग हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो अलग है। तो उन सबको हमें ध्यान रखने की जरूरत है और जब सबका ही विकास होगा तभी पूरे देश का विकास होगा और इंडिया का विकास होगा। रिमोटनेस इज नो हिंड्रेंस टू एकेडमिक एक्सेलेंस। सो रिमोटनेस होना, किसी इंस्टीट्यूट का दूर होना या फिर एक कोने में होना कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करता या नहीं करना चाहिए उसे एकेडमिक एक्सेलेंस में, जब तक कि उसके पास एक अच्छी फैकल्टी है, रिसोर्सेज है, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए वो। कोर फंक्शंस क्या होते हैं इंजीनियरिंग स्कूल के लिए? गाइड स्टूडेंट्स along as they inquire and discover their interest in science and engineering। यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करना जब वो डिस्कवर करे और इंक्वायर करे और अपने इंटरेस्ट का साइंस एंड इंजीनियरिंग में एंगेज करना स्टूडेंट्स का, जो भी इंटरेक्शन होते हैं टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट में, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना फॉर वर्किंग करियर्स एज डिजाइनर्स, गैजेट मेकर्स और ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंट न्यू गैजेट्स, डिस्कवर न्यू साइंस। तो ये सारे फंक्शंस हैं इंजीनियरिंग स्कूल के। अब प्रॉब्लम देखें तो एक जो लैक ऑफ लैंग्वेज है और जो स्टडी स्किल होते हैं वो काफी स्टूडेंट को वो लैक करते हैं, वो उनका ग्रोथ होने में थोड़ा हॉल्ट करती है उन्हें। एंड जो क्वार्टर ऑफ द इनकम अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो एक्स्ट्रा उनको ट्रेनिंग की और उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये सारे प्रॉब्लम्स है एकेडमिक एक्सेलेंस में। एक प्रॉब्लम जो है मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो देखी जाती है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स है not only become skilled engineers but also should also train to speak and write clearly। So वो एक skilled engineers तो होते हैं but वो उनको अच्छे से जो ट्रेनिंग होती है to speak and write वो नहीं मिल पाती है, वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। एंड जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है आईआईटीज में वो मैंडेटरी नहीं होता है, नहीं है, नो लॉन्गर मैंडेटरी। एंड
एक सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि फैकल्टी मेंबर्स, जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है वो बहुत वीक है, वो बहुत कम है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, और यहाँ फैकल्टी मेंबर्स को ज्यादा हायर नहीं किया जाता है, और इनफैक्ट जो मेंबर्स अवेलेबल है उनको नॉन एकेडमिक टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि कैंटीन रन करना, प्लेसमेंट्स का काम करना। ये सब प्रॉब्लम से भी बहुत ज्यादा ग्रसित है हमारे इंस्टीट्यूट्स। एंड इनकंसिस्टेंसी एंड ग्रुप थिंकिंग इन द हायरिंग कमिटी, ये भी एक प्रॉब्लम है। सॉल्यूशंस क्या है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है जिससे हमें लगता है कि एक एकेडमिक एक्सीलेंस में अगर रिमोटनेस आ जाती है तो उससे दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो मेन प्रायोरिटी एरियाज है फोकस करने के, वो होने चाहिए हमारी फैकल्टी, हमारे रिसोर्सेज, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और कितना बड़ा कैंपस है या फिर उसका कितना हाई क्लास मेंटेनेंस है, it does not depends on the academic excellence does not depend on all these things. So solutions है कि टाइम एंड रिसोर्सेज जो है वो बहुत जरूरी है टूवर्ड्स इनिशिएटिंग इनकम स्टूडेंट्स इनटू कॉलेज लेवल एजुकेशन। सो एक एग्जांपल दिया है कि जो IIT मंडी है हिमाचल प्रदेश में, उसमें 5 वीक इंडक्शन प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट को वेलकम किया जाता है एंड उनको वहां पे सेट होने में हेल्प की जाती है, जैसे उनको ये फील कराने में बहुत उनका सपोर्ट किया जाता है कि वो घर जैसा फील करें। एंड this phase also breaks the ice between students and faculty. So ये जो स्टूडेंट एंड फैकल्टी में जो एक डिसकनेक्शन होता है वो से बनाने में काफी ये अच्छा रोल प्ले करेगा, मेकिंग इट इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट इन टच विद देयर टीचर्स। एंड ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत जरूरत है जिसमें टाइम एंड मेंटरशिप एफर्ट है फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स, वो अगर हमें मिले तो बहुत अच्छे प्रोग्राम रन करने की जरूरत है। सो करिकुलम जो है उसमें कोर्सेज ऐसे भी इंक्लूड होने चाहिए जिसमें डिजाइन इनोवेशन स्ट्रीम हो एंड सोशियो टेक्निकल प्रैक्टिकम हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ये जो जमाना है बहुत बदल रहा है और इंटरेस्ट का, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए हमें ये सब करने की जरूरत है। मेक द फाइनल प्रोजेक्ट इज मैंडेटरी इन IITs। सो फाइनल प्रोजेक्ट जो है उसको मैंडेटरी बनाने की जरूरत है IITs में। कंक्लूजन है, एक्सीलेंस इन एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप का जो क्वालिटी है उस पे डिपेंड करता है एक्सीलेंस, ना कि क्वांटिटी पर, नॉट ऑन द साइज और लोकेशन ऑफ कैंपसेस। सो इम्प्रूव करने के लिए फैकल्टीज को बड़ा बनाने की जरूरत है। रिक्रूटमेंट यार्ड से उसको फोकस करना चाहिए क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे। सो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। प्रीलिम बाइट्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा फाउंड किया गया था। ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टलेजा ब्राजील इन 2014 यहाँ पे ये फाउंड किया गया था। सो यहाँ पे अग्री किया गया था, इट वॉज अग्रीड बाय ब्रिक्स लीडर एट 5th ब्रिक्स समिट जो कि डर्बन में हुआ था, साउथ अफ्रीका 2013। इसका एम क्या है? फॉस्टर ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन अमंग द 5 इमर्जिंग मार्केट्स। हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है, चाइना। एंड वोटिंग राइट्स जो है वो ईच पार्टिसिपेंट कंट्री विल बी असाइंड 1 वोट एंड कोई भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है। सो 31 मार्च जो है स्टेट डे ऑफ राजस्थान है। आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद विनोबा सेवा प्रतिष्ठान। इसका एम क्या है? टू प्रमोट आयुर्वेदा एज मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट फॉर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट, ये रिलीज की गई थी नीति आयोग द्वारा। और यहाँ पे क्या आउटलाइन किया जाता है? जो भी रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है डिफरेंट सेगमेंट्स में इंडिया के, जैसे हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, टेलीमेडिसिन, होम हेल्थ केयर, इन सब में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। सो ये था हमारा 31st का न्यूज लेटर जर्नल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप लर्निंग. Let's crack one UPSC with one PSC. All the best.